मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो है कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का दूसरा इकाई जिसका नाम है परमाणु की संरचना ये देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है पहला लेसन क्या कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं पूरी तरीक़ा से। आप जो है जा कर के प्ले स्टोर में उसको डाउनलोड करके है ना देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग परमाणु की संरचना की ओर। वैसे अगर हम परमाणु की संरचना की बात करें तो इसमें हम इस जो यूनिट है, इस इकाई में हम पूरा किसके बारे में बात करेंगे, परमाणु के बारे में बात करेंगे, है ना। शुरू से लेकर के अभी तक क्या क्या हुआ है पूरा हम इसमें क्या करेंगे, इस लेसन में क्या करेंगे उसकी बात करेंगे, मतलब पूरा परमाणु के बात करेंगे भाई। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग किसके पास, इंट्रोडक्शन के पास, परिचय करते हैं किसका, परमाणु का। तो परमाणु के जो अस्तित्व है, परमाणु के बारे में आज से 400 ईस्वी पहले, कितना ईस्वी, 400 ईस्वी पहले दो वैज्ञानिक थे। एक था हमारा महर्षि कणाद और एक थे हमारा डेमोक्रिटस, है ना, डेमीक्रिटस बोल सकते हैं, ये क्रिटस। तो दो साइंटिस्ट थे हमारा, महर्षि कणाद और डेमीक्रिटस। इन दोनों ने 400 ईस्वी पूर्व या पहले कणाद के जो है परमाणु के संरचना के बारे में क्या किया, हमको बताया। इन्होंने ये बताया कि यदि हम किसी पदार्थों को क्या करते जाएं, तोड़ते जाएं तो एक कण ऐसा प्राप्त होता है जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। अर्थात पदार्थ का जो क्या होता है, जो सूक्ष्मतम कण होता है, और वो ऐसा सूक्ष्मतम कण होता है जिसे और हम तोड़ नहीं सकते। मतलब वो कैसा होता है, अविभाज्य होता है, अविभाज्य, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऐसे कणों को महर्षि कणाद और डेमोक्रिटस ने क्या नाम दिया उस समय इसको नाम दिया गया परमाणु। क्या नाम दिया गया भाई उस समय, परमाणु नाम दिया गया। परमाणु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं, जिसका मीनिंग, जिसका अर्थ क्या होता है हमारा, कैन नॉट, मतलब जिसको तोड़ नहीं सकते। मतलब एटम का अर्थ ही क्या होता है हमारा, अविभाज्य होता है, अविभाज्य होता है। तो इस तरीक़ा से आज से 400 ईस्वी पूर्व हमारा जो क्या था, जो महर्षि कणाद जी से डेमोक्रिटस जो हमारे क्या थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो परमाणु के बारे में बताया। और उसमें ये बताया कि यदि किसी पदार्थ को हम क्या करते जाएं, तोड़ते जाएं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो एक ऐसा सूक्ष्मतम कण आता है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ऐसे कणों को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। किसके अनुसार, महर्षि कणाद और डेमोक्रिटस के अनुसार। और परमाणु जो होता है उसका अगर हम अर्थ देखें, एटम का अर्थ देखें, तो उसका मतलब होता है हमारा अविभाज्य, अर्थात जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये तो इन्होंने क्या कर दिया, बता दिया 400 ईस्वी पूर्व। अब 400 ईस्वी पूर्व के बाद जो और भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने इस क्षेत्र में और ध्यान नहीं दिया। मतलब आपका जो है 4वीं सदी के बाद और जितने भी समय व्यतीत हुआ उसमें जो साइंटिस्ट हुए, वो उनमें से कोई भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंततः सन 1808 में, मतलब 18वीं सदी में फिर से हमारा एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था क्या, जॉन डाल्टन। क्या था हमारा, जॉन डाल्टन। ये जो जॉन डाल्टन नाम का क्या था हमारा, साइंटिस्ट था। पुनः वही चीज़ जो 400 ईस्वी पूर्व महर्षि कणाद और डेमोक्रिटस के द्वारा बताया गया था, वो जो है इतने अंतराल के पश्चात पुनः 18वीं सदी में जॉन डाल्टन, जो कि एक ब्रिटिश के एक प्रोफेसर थे, स्कूल अध्यापक थे, है ना, इन्होंने पुनः जो है परमाणु की संरचना को बताया और अपना एक क्या दिया, परमाणु सिद्धांत दिया भाई। परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इससे पहले हम लोग लेसन में हम लोग जो है परमाणु सिद्धांत के बारे में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो 400 ईस्वी के बाद हमको जो है डायरेक्टली अगर परमाणु के बारे में जानने को मिला तो कहाँ से मिला, जॉन डाल्टन के द्वारा। ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पुनः
परमाणु की संरचना को ले करके अपना क्या किया, एक प्रयोग किया और उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम क्या कहते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं, जिसमें वो बताया कि वही चीज़ बताया जो पहले बताया था कि पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण या किसी पदार्थ के सबसे छोटा कण जिसे हम तोड़ नहीं सकते उसे परमाणु कहते हैं। तो वही बात जॉन डाल्टन के द्वारा भी क्या किया गया, बताया गया। अब जॉन डाल्टन जो था, ये जॉन डाल्टन जो है और भी कुछ कुछ बातें बताया। जॉन डाल्टन के आधार पर हमको परमाणु से रिलेटेड कुछ बातें पता चला। उसके अलावा आपने इससे पहले लेसन में 5 प्रकार का रासायनिक संयोग का जो क्या था हमारा नियम था, इसके बारे में भी जो है इन्होंने उनको अच्छे ढंग से समझाने का क्या किया, प्रयास किया। परमाणु के संरचना के बारे में तो बताया ही साथ जो हम लोग इससे पहले लेसन में 5 जो रासायनिक संयोग के जो नियम पढ़े हैं उन नियमों को भी परमाणु सिद्धांत के द्वारा अच्छा से क्या किया गया, समझाया गया। लेकिन इन समय में 1808 में यही एक वैज्ञानिक था जिन्होंने परमाणु से रिलेटेड कुछ चीज़ बताया या उससे संबंधित कुछ जानकारी दिया। बाकी जो है और जो वैज्ञानिक थे उस समय उन्होंने फिलहाल परमाणु से संबंधित कोई बात नहीं किया। अब जो है पुनः जो है ये जो हमारा परमाणु की संरचना की जो बात था वो यहीं पर फिर से क्या हो गया, स्थिर हो गया। और अंततः फिर से जब 19वीं सदी आया, कौन सा सदी आया हमारा भाई, 19वीं सदी, जैसे इसमें दिया है सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे ही 18वीं सदी आया, 18वीं सदी से 19वीं सदी आया, तो उस स्थिति में फिर से परमाणु की संरचना को जो है बताने का प्रयास किया या बताने के लिए कुछ कुछ वैज्ञानिक जो है सामने आए हैं, जिसमें क्या क्या थे हमारे, पहले थे हमारे जे थॉमसन, इन्होंने आया। उसके अलावा हमारा विलियम क्रूक्स थे, विलियम हमारा क्या था, हमारा क्रूक्स, ये इन्होंने यहाँ पर आकर के अपना जो है परमाणु की संरचना को बताने का प्रयास किया, है ना। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उस समय इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वो परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि परमाणु जो होता है वो 3 कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक कण जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन। एक क्या होता है हमारा, प्रोटॉन, और एक क्या होता है हमारा, न्यूट्रॉन। तो 19वीं सदी में जो साइंटिस्ट आए, है ना, 18वीं सदी में तो हमारा कौन था, हमारा जॉन डाल्टन था, जिस समय केवल उसके अलावा कोई दूसरा वैज्ञानिक ध्यान नहीं दिया। जैसे ही 19वीं सदी लगा तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने परमाणु को समझाने का प्रयास किया और समझाते वक्त या अपने प्रयोग के आधार पर ये पाया कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य नहीं होता है, बल्कि जो परमाणु होता है वो 3 सूक्ष्मतम कण से मिलकर के बना होता है, या परमाणु को 3 भागों में तोड़ा जा सकता है, जिसमें एक कण हमारा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, एक क्या है, प्रोटॉन, और एक क्या है आपका, न्यूट्रॉन। अब इस तरीक़ा से परमाणु को जो है आगे इस प्रकार से 3 भागों में तोड़ दिया गया। और फिर अंततः जो है इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, इसको आगे जो है धीरे धीरे करके क्या किया गया, उसको देखा गया। या ये बोल सकते हैं कि इनको जब इन्होंने तोड़ा तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, किस प्रकार के प्रोटॉन की स्थिति है, न्यूट्रॉन की स्थिति है, उसको जो है उन्होंने प्रयोग के आधार पर करके देखा। तो आगे हमारा जो टॉपिक है, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ उसको क्या करना है, देखना है भाई। तो ये तो हो गया सामान्य, इसके बारे में क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। अब हमारा यहाँ पर आगे का जो टॉपिक है वो आता है हमारा इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ इसको हमको जानना है। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है, ये जो खोज है वो कैथोड जो किरण है इसके खोज से क्या हुआ है, जुड़ा है, या कैथोड किरण के जो खोज है उससे प्रारंभ होता है। हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो कैथोड जो किरण होता है, कैथोड जो रे होता है, उनके साथ प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि कैथोड किरण की खोज कैसे होता है। तो इसके बारे में इस क्षेत्र में बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, अपना योगदान दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान किन्होंने दिया, जे थॉमसन भाई। कौन दिया इसमें सबसे ज़्यादा योगदान कैथोड किरण के खोज में, वो था हमारा जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कैथोड किरण की खोज के लिए कई प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि
ये जो कैथोड किरण होता है वो कैथोड किरण बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। और इन कणों को उस समय सर जे थॉमसन थे, उन्होंने कार्पल्स नाम दिया। भैया क्या नाम दिया इसको? कार्पल्स नाम दिया गया। तो उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर जो है बताया कि कैथोड जो किरण होता है, ये कैथोड किरण बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, कणों से मिलकर बना होता है। तो उस समय उन कणों को जो साइंटिस्ट था हमारा सर जे थॉमसन, उन्होंने क्या बोला? उसको कार्पल्स से बोला। और बाद में वो जो कार्पल्स जो कण था, उसी कण को एक नाम का वैज्ञानिक था जी जॉन स्टोनी, है ना, हम बोल सकते हैं ये होता है जॉन स्टोनी। जॉन स्टोनी, तो यहाँ पर हो गया हमारा जॉन स्टोनी। स्टोनी होता है ना, जॉन स्टोनी। ये जो नाम का साइंटिस्ट था, कार्पल कण को क्या बोला इन्होंने? इलेक्ट्रॉन के नाम से इसको क्या किया, जो है नाम से पर प्रतिपादित किया। तो इस तरीक़ा से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के खोज के बारे में यहाँ पर बात हुआ भाई। तो क्या किया सबसे पहले, चूँकि हम आपको बताएं कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण के खोज से स्टार्ट होता है, इसलिए सबसे पहले कैथोड किरण की खोज के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपना योगदान दिया। जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान किन्होंने दिया? सर जे थॉमसन ने। ठीक है, सर जे थॉमसन ने कैथोड किरण के लिए बहुत सारा प्रयोग किया, निष्कर्ष किया, तब जा कर के उनको पता चला कि जो कैथोड किरण होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों के मिलों से बना होता है या कणों से मिलकर बना होता है। उन कणों को उन्होंने क्या नाम दिया भाई? हमारा कार्पल्स नाम दिया। ठीक है, लेकिन बाद में जो कार्पल्स कण था उनको जॉन स्टोनी नाम का जो क्या था साइंटिस्ट था, उनको उन्होंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। तो इस तरीक़ा से अंततः हमको जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या हो गया, पता चल गया, या इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी सबसे पहले सबसे ज़्यादा कौन दिया? सर जे थॉमसन ने दिया। अतः इलेक्ट्रॉन की खोज का जो श्रेय है उसको सर जे थॉमसन को दिया गया। यही कारण है कि सर जे थॉमसन है उसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है योगदान सर जे थॉमसन ने दिया। इस कारण से इलेक्ट्रॉन की जो खोज है करने वाला है, खोज करता है, वो कौन नाम से जाना जाता है? सर जे थॉमसन के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सर जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया है, नवाजा गया है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन की खोज किन्होंने किया है भाई? हमारा सर जे थॉमसन ने किया है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बातें। अब हमको जानना है, चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड किरण से रिलेटेड है, कैथोड किरण की खोज से रिलेटेड है, तो हमको कैथोड किरण की खोज कैसे हुआ है उसके बारे में आगे क्या करना है, अध्ययन करना है भाई। तो चलते हैं हम लोग कैथोड किरण की खोज के पास। ठीक है, तो कैथोड किरण की जो खोज है इसकी कहानी जो है आपका थोड़ा सा बृहद है। तो चलते हैं हम लोग कहानी की ओर। ठीक है, कहानी कहते हैं भाई, देखो इसमें ये देखा गया है कि जो गैस होता है ना, गैस तो आप जानते ही हैं। तो जो गैस होता है, अगर हम गैस की बात करें तो गैस जो होता है वो सामान्य दाब पर या हम बोल सकते हैं उच्च दाब पर, उच्च मतलब अधिक दाब पर। ठीक है, तो सामान्य दाब पर और उच्च दाब पर अगर हम क्या करें, गैस में विद्युत धारा प्रवाहित करें, क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो उस स्थिति में विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो गैस होता है उसका दाब अगर सामान्य रहे या दाब अधिक रहे तो उस स्थिति में वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जाता है। लेकिन अगर गैसों का दाब को क्या कर दिया जाए, गैस के दाब को क्या कर दिया जाए भी, अगर कम कर दिया जाए और उस स्थिति में मतलब कम दाब पर अगर उसमें उच्च विद्युत धारा क्या किया जाए, प्रवाहित किया जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा गैस जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, हमारा सुचालक होता है ना। तो इस आधार पर फिर एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था हमारा, वो था हमारा जो है साइंटिस्ट जो था, उन्होंने इस क्षेत्र में क्या किया, काम किया। और काम करने, इसका नाम था जूलियस प्लकर। क्या था हमारा, जूलियस एक प्लकर नाम का क्या था हमारा साइंटिस्ट था। उन्होंने इसी जो है प्रक्रिया पर अपना क्या किया, आगे कार्य किया
उन्होंने देखा कि यदि हम वायु का दाब को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और उसमें अगर उच्च विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो उस स्थिति में वहाँ से क्या होता है, एक प्रतिदीप्त, एक किरण, एक प्रकाश उत्पन्न होता है। और वो जो प्रकाश होता है, वो प्रकाश अगर देखा जाए तो वो प्रकाश या प्रतिदीप्त कैथोड किरण के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। वही चीज़ को बाद में एक और साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम क्या था हमारा, विलियम क्रूक्स था। विलियम क्रूक, ये विलियम क्रूक नाम का जो क्या था, साइंटिस्ट था, वही चीज़ जो कौन किया था, जूलियस प्लकर ने किया था। उस चीज़ को उन्होंने एक विसर्ग नलिका में लेकर के इस प्रक्रिया को क्या किया, आगे दोहराया। इसके लिए जो विलियम क्या था हमारा, जो क्रूक्स था, उन्होंने ये जो हमारा क्या था, जो गैस था, उसको इस प्रकार से जो हमारा क्या होता है, विसर्ग नलिका होता है, उसमें क्या कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। भाई यहाँ पर उसको क्या कर दिया गया, वो जो भी गैस था, ये जो प्रक्रिया कौन किया था, जूलियस प्लकर ने किया था, वही चीज़ को हमारा विलियम क्रूक्स ने एक विसर्ग नलिका में किया। ये जो हमारा चित्र दिख रहा है वो किसका है, हमारा वो भी जो है विसर्ग नलिका का है। तो इस विसर्ग नलिका में उन्होंने क्या कर दिया, कुछ गैस को क्या कर दिया, भर दिया, और गैस को भरने के पश्चात यहाँ पर उन्होंने एक निर्वात पंप लगा दिया। भाई ये जो हमारा पंप क्या है, हमारा निर्वात पंप लगा दिया। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, ये है विसर्ग नलिका, इसमें उन्होंने क्या कर दिया, निर्वात पंप लगा दिया, साथ ही साथ इन्होंने क्या लगा दिया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया इस प्रकार से। और उसके बाद निर्वात पंप के द्वारा यहाँ पर जो भी गैस भरा, उसके दाब को क्या कर दिया, धीरे धीरे कम कर दिया, लगभग कितना, 10⁻, क्या होता है, -2 कर दिया गया। और उस स्थिति पर फिर जो है उन्होंने जो है बैटरी के द्वारा उस पर उच्च विद्युत धारा जब क्या किया, प्रवाहित किया, तो प्रवाहित करने से यहाँ पर इस विसर्ग नलिका के अंदर कुछ प्रतिदीप्त क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। और उस प्रतिदीप्त के बारे में जब क्या किया गया, निष्कर्ष निकाला गया, तो वहाँ से कुछ निष्कर्ष क्या हुआ, हमको प्राप्त हुआ। और उस निष्कर्ष में से वो निष्कर्ष क्या क्या प्राप्त हुआ, वहाँ पर उसको आप जो है 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहला ये निष्कर्ष निकाला गया कि यदि यहाँ पर का दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है, और उस स्थिति में क्या करते हैं, अगर उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो फिलहाल जो होता है वो गैसों में विद्युत धारा का संचालन नहीं होता है। तो पहला निष्कर्ष यही निकाल दिया गया। यदि हम विसर्ग नलिका के अंदर हम क्या लेते हैं, गैस लेते हैं, और उस गैस का दाब क्या होता है, अगर ज़्यादा होता है, और उस स्थिति में अगर उच्च वोल्टता उसमें प्रवाहित किया जाता है, तो उस स्थिति में वो जो आपका क्या होता है, गैस विद्युत का कुचालक होता है। दूसरा उन्होंने निष्कर्ष निकाला, यदि हम गैस के दाब को क्या कर देते हैं, 10⁻⁻ क्या कर देते हैं, 2 atm कर देते हैं, और उस स्थिति में अगर हम क्या करते हैं, विसर्ग नलिका के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड पर अगर हम क्या करते हैं, उच्च विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो है गैसों के जो है स्थिति के आधार पर यहाँ पर क्या होता है, प्रतिदीप्त क्या होता है, उत्पन्न होता है, मतलब चमक उत्पन्न होता है। और वो जो चमक होता है यहाँ पर ली गई गैस के आधार पर वो गैस का कलर दिखाई देता है। जैसे अगर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिया जाता है तो लाल कलर का या पीले कलर का दिखाई देता है। यदि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया जाता है तो वो सफ़ेद कलर का दिखाई देता है। तो ये हमारा दूसरा जो निष्कर्ष है या उद्देश्य ये कहता है। थर्ड हमारा ये है कि यदि यहाँ पर अगर 10⁻⁻2 जो हमारा क्या है, जो प्रेशर है, अगर उस प्रेशर को 10⁻⁴ कर दिया जाए, मतलब दाब को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो उस स्थिति पर है ना, दाब को अगर 10⁻⁴ atm कर दिया जाए और उस स्थिति पर अगर क्या किया जाए, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो उस स्थिति में यहाँ पर प्रतिदीप्त निकलना, प्रकाश का निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन जहाँ पर कैथोड होता है, उस कैथोड से एक प्रतिदीप्त जो होता है वह, या ये बोल सकते हैं कि इस तरह जो दाब होता है, उद दाब पर अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो यहाँ पर प्रतिदीप्त निकलना क्या हो जाता है, आपका बंद हो जाता है। लेकिन ये देखा गया है कि कैथोड के जो सामने वाला भाग होता है, ये जो सामने वाला भाग होता है, इसमें एक प्रतिदीप्त निकलता हुआ दिखाई, एक प्रतिदीप्त उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। जब उस प्रतिदीप्त जो कैथोड किरण के जस्ट सामने होता है,
देखा गया कि ये प्रतिदीप्त कहाँ से होता है, तो पता चला कि ये जो प्रतिदीप्त होता है जो कैथोड किरण के जस्ट सामने में होता है, तो अध्ययन से पता चला कि ये जो किरण होता है वो कहाँ से निकलता हुआ होता है, कैथोड से निकलने वाला किरण होता है, और इसी वजह से वो सामने में क्या होता है, चमक के रूप में दिखाई देता है। चूँकि ये जो किरण है वो किरण आपका जो है कैथोड से निकल रहा है, इस कारण उस किरणों को जो है बाद में क्या नाम दिया गया है, कैथोड किरण नाम दिया गया है। अर्थात यहाँ से निकलने वाले किरण को उस समय क्या बोला गया, कैथोड किरण बोला गया। और अध्ययन से पता चला कि अध्ययन करने से पता चला कि कैथोड किरण जो होता है वो बहुत सारे ऋणात्मक हमारा क्या होते हैं, कणों से मिलकर बना होता है। तो उन ऋणात्मक कणों को फिर इलेक्ट्रॉन के नाम से क्या किया गया है, बताया गया है। तो इस तरीक़ा से कैथोड किरण की क्या होता है, खोज होता है। अगर आपको कैथोड किरण की खोज क्या करता है, पूछता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो चित्र है इसके माध्यम से आपको बताना पड़ेगा कि कैथोड किरण की जो खोज है उस खोज को विलियम जो क्या था हमारा क्रूक्स था, इन्होंने एक विसर्ग नलिका लेकर के उसके अंदर कुछ गैस को भर करके निर्वात पंप की सहायता से उसके दाब को क्या कर दिया, कम कर दिया। फिर उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा के उन्होंने उसमें उच्च विद्युत धारा प्रवाहित किया। उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने से है ना पता चला कि वहाँ पर क्या होता है, यदि हम दाब जो होता है उस दाब को 10⁻² से 10⁻⁴ कर देते हैं, तो उस स्थिति में हमको यहाँ पर कुछ विकिरण दिखाई देता है। और वो जो विकिरण होता है उसका अध्ययन करने से पता चलता है कि वह विकिरण कहाँ से निकला होता है, हमारा कैथोड से निकला होता है। कैथोड से निकले होने के कारण उस विकिरण को, उस प्रतिदीप्त को क्या नाम से बोला गया, कैथोड किरण के नाम से बोला गया। और अध्ययन से पता चला कि कैथोड जो किरण होता है वो आपका बहुत सारे ऋणात्मक कणों से मिलकर बना होता है, और वो ऋणात्मक कण आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैथोड किरण की जो खोज है उसको हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। या आप यहाँ पर जो निष्कर्ष बताए हैं उस निष्कर्ष के आधार पर भी कैथोड किरण के बारे में क्या कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिस्कवरी ऑफ कैथोड किरण। अब आगे हमको कैथोड किरण खोज के बाद कैथोड किरण के क्या क्या गुण हैं उसके बारे में क्या करना है, हमको जानना है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन के तौर पर पूछ भी सकता है कि कैथोड किरण के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कैथोड किरण के क्या क्या गुण होते हैं। तो कैथोड किरण के अब क्या देखेंगे, गुण। डिस्कवरी तो हमने देख लिया। अब कैथोड किरण के जो गुण हैं, वो पहला गुण है कि कैथोड किरण सरल रेखा में गति करता है। कैथोड किरण कैसा होता है भाई, सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा मतलब सीधे रेखा में गति करता है। अब ये तो पता चल गया भाई, ठीक है वो सरल रेखा में गति करता है, लेकिन इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या देखा गया, ये हमारा क्या है, विसर्ग नलिका है भाई, अभी जो लिए थे ऐसा विसर्ग नलिका है। और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड है हमारा, ठीक है। और ये वाला कौन सा चार्ज है, माइनस है, मतलब ये क्या है, कैथोड है। अब कैथोड से क्या निकलेगा, इस प्रकार से किरण निकल रहा है, ये हमारा क्या है, ये किरण निकल रहा है यहाँ से कैथोड से, और ये क्या कहलाता है हमारा, कैथोड किरण, क्योंकि इसी से निकल रहा है तो क्या बोलते हैं इसको, कैथोड किरण। अब चूंकि सरल रेखा में गति करता है बोल रहे हैं, तो यदि हम क्या करते हैं, इसका टेस्ट करना चाहते हैं कि रियल में वो सरल रेखा में गति कर रहा है नहीं कर रहा है, तो सामने में यहाँ पर कोई क्या कर दिया जाता है, वस्तु रख दिया जाता है। वस्तु रखने से ये होता है कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर वस्तु रखते हैं तो ये किरण जब यहाँ से क्या होता है, जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, चूँकि सीधी रेखा में गति करता है इसलिए यहाँ पर छाया बन जाता है भाई। क्या बन जाता है, छाया बन जाता है। और छाया का बनना ये प्रूव करता है कि हाँ कैथोड जो किरण होता है वो क्या करता है, आपका सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। अगर छाया नहीं बनता, मान लो यहाँ से ऐसे करके ऐसे चला जाता, तो यहाँ पर छाया नहीं बनता भाई। छाया तभी बनता है जब कोई किरण क्या होता है, सरल रेखा में गति करता है। तो इस प्रूफ से पता चल गया कि हाँ कैथोड जो किरण होता है वो क्या होता है, आपका सरल रेखा में गति करता है। तो ये पहला आपका क्या हो गया, कैथोड किरण के गुण हो गया भाई, ये आपको लिखना है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा क्या है, कैथोड किरण द्रव्य कण से निर्मित होता है। दूसरा हमारा गुण है कैथोड किरण की कैथोड किरण द्रव्य कणों से निर्मित होता है। मतलब ये है कि कैथोड जो किरण है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण पाया जाता है। तो उसको हम लोग शुरू से बता रहे हैं भाई कि हाँ वो कणों से मिलकर बना होता है। तो इसको प्रूफ कैसे करना है, तो इसके लिए पुनः हम क्या लेते हैं, इस प्रकार से विसर्ग नलिका क्या कर देते हैं, बना देते हैं। अब ये हमारा क्या है, कैथोड है भाई, ये वाला कैथोड है, और यहाँ से आपका क्या कर रहा है, हमारा किरण क्या कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है।
अब इस किरण में कण है या नहीं है उसको प्रूव करना है, तो यहाँ पर एक हल्का सा पैडल रख दिया जाता है ना, जो घूम सके, ऐसा पैडल रख देते हैं इस प्रकार से। ये हमारा क्या कर दिया, घूमने वाला पैडल रख देते हैं। जैसे ही कैथोड किरण क्या करता है, यहाँ से गुजरता है, ये जो पैडल होता है वो क्या करने लगता है, घूमने लगता है। इससे ये प्रूफ होता है कि जो कैथोड किरण होता है वह क्या होता है, द्रव्य कणों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो इस तरीक़ा से इसके दूसरा गुण को भी क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। आगे और भी गुण दिया है भाई, थर्ड गुण दिया है, कैथोड किरण के कणों पर ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश, ऋण आवेश होता है। तो इसको भी प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक चित्र बना सकते हैं। ये है हमारा क्या है, विसर्ग नलिका है भाई, ये हमारा क्या है, विसर्ग नलिका है। अब यह हमारा ये क्या है, कैथोड, यहाँ तो ये उच्च वोल्टेज से जुड़ा हुआ है ना। अब यहाँ से क्या निकल रहा है, हमारा कैथोड किरण निकल रहा है, कैथोड किरण निकल रहा है। अब ये जो कैथोड किरण है, इस कैथोड किरण में कौन सा आवेश है उसको कैसे प्रूव करते हैं, तो यहाँ पर दो आवेशित प्लेट लगा देते हैं। यहाँ पर एक प्लस आवेश लगा देते हैं और एक माइनस आवेश लगा देते हैं। अब यहाँ से जो निकलने वाला किरण होता है, जब उनको दो आवेशित प्लेटों के बीच से गुजारते हैं तो पता चलता है कि ये जो हमारा कैथोड किरण होता है वो किधर की ओर, प्लस की ओर क्या हो जाता है, आपका सब के सब क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इससे ये प्रूफ होता है कि जो कैथोड किरण होता है उसमें कौन सा चार्ज होता है, हमारा माइनस चार्ज होता है। तो इस तरीक़ा से प्रूफ करके हम कैथोड किरण के ऋणात्मक गुण को बता सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा गुण हो गया भाई, थर्ड गुण हो गया। और भी बहुत सारा गुण दिया गया है, जैसे हमारा फोर्थ नंबर का गुण दिया गया है। फोर्थ नंबर गुण क्या कह रहा है, कैथोड किरण ऊष्मी प्रभाव उत्पन्न करता है। ऊष्मी प्रभाव उत्पन्न करता है मतलब क्या है भाई, यदि हम क्या करते हैं, ये जो कैथोड किरण है किसी धातु से जब इसको क्या करते हैं, टकरा देते हैं, मान लो कोई धातु है और उस धातु पर अगर हम क्या करते हैं, कैथोड किरण को फोकस कर देते हैं, तो वो जो धातु है क्या हो जाता है आपका, वो गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब ये है कि ये क्या करता है, उसको टकराने के बाद वहाँ पर उसको गर्म कर रहा है, मतलब ऊष्मा दे रहा है। तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊष्मी प्रभाव को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये किसी धातु को अगर क्या करता है, टकराता है या धातु से गुजारते हैं तो उसको गर्म कर देता है, मतलब ये ऊष्मी प्रभाव क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो ये भी हमारा एक क्या हो गया, इसका कैथोड किरण का गुण हो गया। पांचवा दिया है, कैथोड किरण जो होती है गैस को क्या कर देती है, आयनीकरण कर देती है भाई। यदि कोई हमारा क्या है, गैसीय क्षेत्र है और उस क्षेत्र में अगर हम क्या करते हैं, कैथोड किरण को गुजारते हैं तो उन किरणों को क्या कर देती है, आयनित कर देती है। आयनित कर देती है मतलब उसको आवेशित कर देती हैं। तो ये गुण इनमें क्या होती है, पाई जाती है। तो कितना गुण पढ़ लिए भाई, 5 गुण। और भी कुछ गुण हैं जो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। छठवां नंबर का गुण है कि कैथोड किरण को अगर हम पतली एल्युमिनियम की पन्नी से क्या करें, अगर गुजारें, मान लो ये हमारा एल्युमिनियम की पतली क्या है, हमारा चादर है, पन्नी है, इससे अगर हम क्या करते हैं, गुजारते हैं तो ये इनको क्या कर देता है, भेद देता है, मतलब इनके आर पार निकल जाता है भाई। जैसे ये हमारा हो गया पतली एल्युमिनियम हो गया। अब यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, कैथोड किरण को क्या करते हैं, गुजारते हैं, पतली जो एल्युमिनियम होता है उससे, तो आसानी से उसको क्या कर देता है, वो भेद के आर पार निकल जाता है। मतलब इसमें भेदने का भी गुण क्या होता है, पाया जाता है, भेदन क्षमता पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई मोटा वाला धातु को भेदन कर सकता है, ये पतली जो धातु है जैसे एल्युमिनियम है उसको आसानी से क्या कर सकता है, भेद के वो आर पार निकल सकता है। लेकिन मोटी धातु है तो उस स्थिति में नहीं कर सकता है भाई। ये हो गया हमारा एक और गुण। अगर हम 7 गुण तक की बात करें तो कैथोड जो किरण होता है वो फोटोग्राफी जो प्लेट होता है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है भाई। फोटोग्राफी प्लेट अब तो यूज नहीं होता है, आजकल मोबाइल का ज़माना है, ठीक है, तो उतना फोटोग्राफी प्लेट हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। बट अगर फोटोग्राफी प्लेट है ना, अगर उसमें देखें, उससे अगर हम कैथोड किरण को क्या करें, गुजारें, तो उस स्थिति में क्या करता है, ये फोटोग्राफी प्लेट को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। और इस प्रक्रिया को फोबिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फोबिंग। तो एक क्वेश्चन बन गया, फोबिंग क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप बता सकते हैं यदि कैथोड किरण को फोटोग्राफी प्लेट से गुजारते हैं तो वो फोटोग्राफी प्लेट को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। अब प्रभावित करता है तो शायद उसका जो स्थिति होता है उसमें कलर का परिवर्तन करके प्रभावित कर देता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोबिंग के नाम से जानते हैं। तो ये और क्या हो गया हमारा एक और गुण जो कि कैथोड किरण के गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। एक और गुण दिया है कि जब कैथोड किरण को जिंक सल्फाइड से
टकराते हैं। जिंक सल्फाइड का फार्मूला होता है ZnS। तो अगर इस जिंक सल्फाइड जो कि एक यौगिक है उससे क्या करते हैं, इसको जब टकराते हैं तो उस स्थिति में एक प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है, चमक उत्पन्न करता है। मान लो हमारे पास ये दिया गया है, ये प्रतिदीप्त, ये हमारा क्या है, जिंक सल्फाइड का क्या है, हमारा पर्दा है, एक पत्ता है, और उससे अगर हम क्या करते हैं, कैथोड किरण को क्या करते हैं, टकराते हैं, तो यहाँ से एक चमक उत्पन्न करता है, एक प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है। तो ये गुण भी क्या होता है, कैथोड किरण में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कैथोड किरण के गुण को बता सकते हैं। और भी गुण होता है, जैसे हम 9th नंबर लिख दें तो ये गुण एक ये होता है कि यदि हम इसको कुछ धातु से टकराएं, जैसे हमारा टंगस्टन है, एक धातु हमारा क्या है, टंगस्टन है, एक हमारा क्या है, मोलिब्डेनम है। तो यदि हम क्या करते हैं, जो कैथोड किरण होता है उसको अगर हम टंगस्टन धातु हो गया, मोलिब्डेनम धातु हो गया, इससे अगर टकराते हैं तो उसे टकराने के बाद एक किरण उत्पन्न करता है, जिसे हम जो है क्या करते हैं, एक्स किरणें के नाम से जाना जाता है या एक्स किरणें कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यदि हम कैथोड किरण को टंगस्टन जैसे धातु से टकराएं तो वहाँ टकराने के पश्चात ना एक्स किरणें को क्या करता है, उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग एक्सरे के रूप में किया जाता है। भाई एक्स किरण मतलब क्या होता है, एक्स मतलब एक्स, किरण मतलब होता है रे, और उसी किरण का प्रयोग एक्सरे के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरीक़ा से जो कैथोड किरण के गुण हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन की आवेश द्रव्यमान या E/m अनुपात का मान ज्ञात करना, जो हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं भाई। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो उसमें कौन सा टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, वो हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही करते हैं। इसमें हम लोग आज जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन देखे भाई, किसके बारे में, परमाणु के बारे में, कि परमाणु क्या है ना, परमाणु की खोज कैसे हुई, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो ये हम लोग आज इतना ही देखे, ठीक है। और बाकी हम लोग धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, बाकी जो भी टॉपिक आते जाएगा परमाणु से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करते जाएंगे भाई, देखते जाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए सीजी शिक्षा ऐप और पाइए इंग्लिश मीडियम में क्लास नर्सरी, UKG, LKG, वो भी एनिमेटेड वीडियो के साथ ही सीजी बोर्ड में कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के सब्जेक्ट जैसे साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साथ में स्पोकन इंग्लिश, वो भी मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क के साथ। ये जो क्लास है वो अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त है। अनाथ बच्चों के मुफ्त क्लास के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं। सीजी शिक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले पर जाइए, गूगल प्ले पर सर्च बार में सीजी शिक्षा ऐप जो है सर्च कीजिए। सर्च करने पर आपको इस तरीक़ा से लोगो दिखाई देता है। इस लोगो युक्त जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।